इंसान के शरीर में एक ऐसा केबल है जो किसी के अंगूठे जितना मोटा हो सकता है। ये कोई अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। और ये केबल इतना जरूरी और इतना विशाल है कि हमारी पूरी गतिशीलता, मतलब हमारा दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात है। अच्छा, वो क्या है? अगर एक छोटी सी सुई, मेरा मतलब है महज एक इंजेक्शन की सुई, गलती से शरीर के गलत हिस्से में लग जाए जी, तो वो सुई इस पूरे विशाल केबल को तबाह कर सकती है। अरे बाप रे। और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान जिंदगी भर के लिए अपना पैर ठीक से जमीन पर नहीं रख पाता। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट और मेरे साथ हैं हमारी एनाटॉमी एक्सपर्ट। नमस्ते। ये सुई वाली बात सच में एक खौफनाक लेकिन बेहद दिलचस्प बात है। हम अक्सर शरीर की बीमारियों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उस शानदार, लगभग किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी मशीनरी के बारे में कम ही चर्चा होती है। बिल्कुल, जो हमारी त्वचा के ठीक नीचे 24 घंटे काम कर रही है। सही कहा आपने। आज हमारे पास मेडिकल एनाटॉमी के कुछ बेहद सटीक और विस्तृत नोट्स हैं। और देखिए, ये नोट्स कोई आम पन्ने नहीं हैं। ये इंसान के निचले हिस्से यानी हमारे पैरों का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है। और इन भारी भरकम मेडिकल नोट्स को देखकर मुझे जो उत्साह महसूस हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ। तो आज के इस गहन अध्ययन का जो मुख्य मकसद है, वो मानव शरीर के निचले हिस्से की एक बेहद जटिल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग व्यवस्था को डिकोड करना है। एकदम सही। और ये पूरी चर्चा हमारे शरीर के दो मुख्य नायकों पर केंद्रित होने वाली है। पहला नायक है शरीर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल वायर, जिसे साइटिक नर्व कहते हैं। जी हाँ, साइटिक नर्व। और दूसरा नायक है वो मेन पाइपलाइन जो इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखती है, जिसे फेमोरल आर्टरी कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन दोनों के बिना मानव शरीर का सबसे भारी और सबसे मजबूत हिस्सा, मतलब हमारे पैर, महज मांस और हड्डियों के बेजान ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं है। एकदम बेजान। तो अगर हम एनाटॉमी के नजरिए से इन नोट्स के पहले हिस्से पर गौर करें, तो कहानी शुरू होती है साइटिक नर्व के निर्माण से। ये कोई मामूली नस नहीं है, ये सचमुच शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मोटी नर्व है। हाँ, और नोट्स के मुताबिक इसका निर्माण कोई एक फाइबर से नहीं होता, मतलब इसके बीच एक पूरा जंक्शन है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। ये सैक्रल प्लेक्सस का विस्तार है। सैक्रल प्लेक्सस? हाँ, अगर हम रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से को देखें तो वहां से कई अलग अलग नर्व फाइबर्स निकलते हैं। मेडिकल भाषा में इन्हें L4, L5, S1, S2 और S3 कहा जाता है। अच्छा, तो L का मतलब लंबर होगा, यानी पीठ का निचला हिस्सा। बिल्कुल। और S यानी सैक्रल, जो टेलबोन के पास का हिस्सा होता है। इवोल्यूशन या कह लीजिए प्रकृति ने एक बहुत ही शानदार डिजाइन तैयार किया है। ये 5 अलग अलग फाइबर्स बाहर निकलते हैं और आपस में गुंथकर आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, आपस में जुड़कर एक विशाल और मोटी केबल बन जाते हैं। इसी केबल को हम सियाटिक नर्व कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक विजुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बताइए। मैं इसे एक आधुनिक शहर के सर्वर रूम और फाइबर ऑप्टिक ट्रंक केबल की तरह देख रहा हूँ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो मेन सर्वर है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब किसी एक तार पर पूरा लोड डालना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर वो टूट गया तो पूरा शहर ब्लैकआउट हो जाएगा। इसलिए L4 से लेकर S3 तक के 5 अलग अलग सर्वर पोर्ट से छोटे तार निकलते हैं। बिल्कुल। और वो आपस में मिलकर एक ट्रंक केबल बनाते हैं, ताकि अगर एक छोटे हिस्से पर दबाव पड़े तब भी बाकी फाइबर्स बैकअप के तौर पर काम करते रहें। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। और मैं बता दूं कि ये जो ट्रंक केबल है, ये मुख्य रूप से जांघ के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट यानी जांघ का पिछला हिस्सा, राइट? जी हाँ। नोट्स में उन मांसपेशियों की एक पूरी सूची दी गई है जिन्हें ये नर्व कंट्रोल करती है, जैसे कि बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनेसिस और एडक्टर मैग्नस का इशियल हेड। बाप रे, अब ये नाम सुनने में तो लैटिन भाषा के किसी जादुई मंत्र जैसे लग रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन अगर हम इन भारी भरकम शब्दों को आम जिंदगी के काम से जोड़ें, तो ये मांसपेशियां असल में कर क्या रही हैं शरीर में? देखिए, अगर इनके नाम के पीछे का लॉजिक छोड़ दें तो ये वही मांसपेशियां हैं जिन्हें हम जिम में हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। ओहो, अच्छा, हैमस्ट्रिंग्स। बिल्कुल। जब कोई इंसान सीढ़ियां चढ़ता है और अपने शरीर का पूरा वजन एक पैर पर डालकर खुद को ऊपर की तरफ धकेलता है, तो यही हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां वो भारी ताकत पैदा करती हैं। मतलब जो पुश मिलता है हमें। हाँ, वही पुश। दौड़ते समय पैर को पीछे की तरफ खींचना, घुटने को मोड़ना, ये सब इन्हीं मांसपेशियों का काम है।
क्या बात है। सायाटिक नर्व से आने वाले तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बिना ये मांसपेशियां 1 इंच भी नहीं हिल सकती। इसके अलावा रास्ते में ये हिप जॉइंट यानी कूल्हे के जोड़ को भी कुछ शाखाएं देती है। अच्छा, कूल्हे के जोड़ को भी। हाँ, जिन्हें आर्टिकुलर शाखाएं कहते हैं, ताकि जोड़ की स्थिति का जो एहसास है वो दिमाग को लगातार होता रहे। ये तो जांघ के स्तर की बात हो गई, लेकिन ये मेन केबल हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। मुझे इन नोट्स में दिख रहा है कि थोड़ा नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल डिवाइड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जांघ के निचले हिस्से यानी घुटने के थोड़ा ऊपर पहुंचते पहुंचते शरीर की जरूरतें बदल जाती है। घुटने के नीचे पैर का मैकेनिज्म बहुत जटिल हो जाता है। वो कैसे? देखिए, आगे का हिस्सा पैर को ऊपर उठाता है और पीछे का हिस्सा, जिसे हम काफ मसल्स कहते हैं, वो शरीर को आगे धकेलता है। अब एक ही केबल से दोनों काम तो नहीं हो सकते ना। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए साइटिक नर्व वहां 2 टर्मिनल शाखाओं में बंट जाती है। एक तरह से उस ट्रंक केबल से 2 अलग-अलग राउटर्स में कनेक्शन जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। पहली शाखा है टिबियल नर्व, जो L4 से S3 के आगे वाले फाइबर से बनती है। इसका काम है पैर के पिछले हिस्से, पिंडली और पूरे तलवे को कंट्रोल करना। ठीक है, और दूसरी? और दूसरी है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये L4 से S2 के पीछे वाले फाइबर से बनती है और पैर के अगले और बाहरी हिस्से को संभालती है। कमाल की इंजीनियरिंग है। अब जब हम जान गए हैं कि ये मेन ट्रंक केबल कितनी विशाल है, इसके काम कितने अहम हैं और ये कैसे पूरे पैर को चला रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शरीर में इसकी सटीक लोकेशन क्या है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक केबल इतनी महत्वपूर्ण है तो बाहरी दुनिया के हमलों से या मेडिकल प्रोसीजर से उसे बचाना भी तो होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एनाटॉमी के उस नक्शे की बात आती है जिसे हम सरफेस मार्किंग कहते हैं। सरफेस मार्किंग? जी, सरफेस मार्किंग का मतलब है शरीर की बाहरी त्वचा पर कुछ निशान लगाकर ये समझने के अंदर कौन सा अहम हिस्सा छुपा हुआ है। मतलब एक तरह का जीपीएस? एकदम सही। ये डॉक्टरों और सर्जनों के लिए एक तरह का जीपीएस ही है। साइटिक नर्व को दर्शाने के लिए एनाटॉमी में 2 सेंटीमीटर चौड़ी एक रेखा की कल्पना की जाती है। 2 सेंटीमीटर? मैं यही बात तो शुरुआत में कह रहा था। हाँ, ये सच में बहुत चौड़ी है। क्योंकि जब भी हम शरीर के अंदर मौजूद नसों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बालों जैसी पतली धागों की तस्वीर आती है, लेकिन 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मतलब है कि ये लगभग पानी के एक पतले पाइप या किसी के अंगूठे से इतनी मोटी है। और यही इसकी विशालता का सबसे बड़ा सबूत है। इस 2 सेंटीमीटर चौड़ी नर्व का रास्ता 3 खास लैंडमार्क बिंदुओं से होकर गुजरता है। वो बिंदु कौन से हैं? पहला बिंदु कूल्हे के ऊपरी हिस्से में स्थित 2 हड्डियों के बीच होता है। एक है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन और दूसरी है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इनको जोड़ने वाली रेखा के बीच से 2.5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ ये बिंदु होता है। यानी कूल्हे के बीचों बीच से थोड़ा सा बाहर। सही कहा। दूसरा बिंदु जांघ की हड्डी के सबसे ऊपरी उभरे हुए हिस्से, जिसे ग्रेटर ट्रोकैंटर कहते हैं, और उस हड्डी के बिल्कुल बीच में होता है जिस पर हम बैठते हैं। मतलब इस्चियल ट्यूबरोसिटी। हाँ, और जो तीसरा बिंदु है वो सीधा नीचे जाकर जांघ के पिछले हिस्से में घुटने के ठीक ऊपर एक गड्ढे में खत्म होता है। इस गड्ढे को पॉप्लिटियल फोसा का शीर्ष कहते हैं। इन नोट्स को देखकर मैं एक बात तो साफ तौर पर समझ पा रहा हूँ। क्या बात? वो ये कि कूल्हे में कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमेशा ऊपरी और बाहरी हिस्से यानी अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में ही लगाने की सख्त हिदायत क्यों दी जाती है? बिल्कुल, बहुत जरूरी हिदायत है ये। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी 2 सेंटीमीटर मोटी केबल कूल्हे के बीच और निचले हिस्से से गुजर रही है। तो अपर एंड आउटर हिस्से में सुई लगाना एक तरह से इस डेंजर जोन से बचना है। एकदम सही समझे आप। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत तीखा सवाल आ रहा है इस वक्त। पूछिए, क्या सवाल है? देखिए, हम सिर्फ एक छोटी सी सुई की बात कर रहे हैं। नर्व कोई गुब्बारा तो है नहीं जो सुई छुपते ही फट जाएगा। हाँ, ये तो है। ये तो एक ठोस केबल है। तो फिर एक गलत सुई सच में इतनी बड़ी और जरूरी नर्व को हमेशा के लिए तबाह कैसे कर सकती है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये तो शरीर के अंदर एक अदृश्य लैंडमाइन से बचकर निकलने जैसा लग रहा है। एक छोटी सी सुई इतना भारी नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? मैं बताती हूँ। देखने में नर्व एक मोटी केबल जरूर लगती है, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये एक सिंगल ठोस तार नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये हजारों बेहद नाजुक फाइबर्स का एक बंडल है जिसे फैसिकल्स कहते हैं। आप इसे बिल्कुल एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर मौजूद हजारों कांच के धागों जैसा समझ सकते हैं। ओहो, मतलब अंदर बहुत सारी छोटे-छोटे धागे हैं। बिल्कुल। अब जब कोई सुई सीधे इस नर्व के अंदर घुसती है और वहां कोई गाढ़ी दवा जैसे कि दर्द निवारक या एंटीबायोटिक इंजेक्ट की जाती है, तो नर्व की उस बंद ट्यूब के अंदर एक भयानक दबाव पैदा हो जाता है। ओहो, मैं समझ गया। यानी सुई के चुभने से उतना नुकसान नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस दवा के नर्व के अंदर भर जाने से जो प्रेशर बन रहा है, वो असल में उन नाजुक फाइबर्स को अंदर से कुचल देता है। एकदम सही। मेडिकल भाषा में इसे प्रेशर नेक्रोसिस या केमिकल इंजुरी कहते हैं। इससे वो फाइबर्स बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं और उनके ऊपर की जो इंसुलेशन लेयर होती है ना, जिसे माइलिन शीट कहते हैं, वो नष्ट हो जाती है। बाप रे। इसीलिए ये सटीक नक्शा हर नर्स और डॉक्टर को रटाया जाता है। ये रोजाना अनगिनत लोगों को अनजाने में लकवाग्रस्त होने से बचाता है। ये तो सच में जान बचाने वाली जानकारी है। और इसी से हम इस मेडिकल ब्लूप्रिंट के अगले पड़ाव पर आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टम फेलियर। जी, सिस्टम फेलियर। सुरक्षित रास्तों की बात तो हो गई, लेकिन क्या हो अगर ये केबल सच में खराब हो जाए? हम अक्सर लोगों को सायाटिका के दर्द से कराते हुए सुनते हैं। मतलब ये बीमारी तो घर घर में सुनी जाती है। हाँ, ये बहुत आम है। साइटिका असल में इस नर्व के रास्ते में होने वाली एक खराबी का ही नाम है। इसमें एक अजीब सा बिजली के शॉट जैसा दर्द होता है। बिजली के शॉट जैसा? हाँ, जो कूल्हे से शुरू होकर जांघ के पिछले हिस्से और पैर के बाहरी किनारे तक तेजी से दौड़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि खराबी पैर में नहीं होती। तो फिर कहाँ होती है? इसका सबसे आम कारण होता है लंबर रीजन, यानी पीठ के निचले हिस्से में प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क का होना, जिसे आम भाषा में स्लिप्ड डिस्क कहते हैं। राइट। बिल्कुल सही। यानी सर्वर रूम के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हमारी रीढ़ के हड्डियों के बीच जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जिन्हें डिस्क कहते हैं, जब इंसान के बैठने के गलत तरीके या भारी वजन उठाने से उन पर दबाव पड़ता है, तो वो अपनी जगह से बाहर खिसक आते हैं। जी हाँ, और बाहर निकलते वो सीधा उस L4 या L5 वाले तार को दबाने लगते हैं। मतलब तार दब रहा है रीढ़ की हड्डी में, लेकिन दर्द महसूस हो रहा है पैर के अंगूठे में। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये रेफर्ड पेन का एक क्लासिक उदाहरण है। क्या बात है। लेकिन देखिए, ये तो सिर्फ दबाव की बात हुई। नोट्स में एक और बेहद गंभीर स्थिति का जिक्र है, जिसे कंप्लीट लीजन कहते हैं। कंप्लीट लीजन, ये क्या होता है? यानी अगर कूल्हे के हिस्से में ये पूरी की पूरी नर्व किसी एक्सीडेंट, गहरे घाव या गलत सर्जरी की वजह से पूरी तरह कट जाए। हे भगवान, अगर मेन ट्रंक केबल ही कट गई तो शहर का पूरा संपर्क कट जाएगा। इसके परिणाम तो बहुत भयानक होंगे। परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है सेंसरी लॉस, यानी संवेदना का खत्म होना, और दूसरा है मोटर लॉस, यानी हरकत का बंद होना। अच्छा, तो सेंसरी लॉस में क्या होता है? सेंसरी लॉस में पैर के बाहरी हिस्से और लगभग पूरे तलवे में पूरी तरह से सुन्नपन आ जाता है। और मैं बता दूं, ये कोई साधारण सुन्नपन नहीं है। तो कैसा सुन्नपन है? अगर ऐसे व्यक्ति के पैर के नीचे कोई कांच का टुकड़ा आ जाए या वो किसी जलती हुई सतह पर पैर रख दे, तो उसे बिल्कुल एहसास नहीं होगा। अरे बाप रे। हाँ, उसका शरीर खतरे का वो सिग्नल दिमाग तक भेज ही नहीं पाएगा। ये बात तो सच में डराने वाली है। बिना संवेदना के चलना तो हर कदम पर खतरे का खेल बन जाता है। और अगर मोटर लॉस की बात करें तो उसमें क्या होता है? मोटर लॉस में घुटने के नीचे की लगभग हर हरकत ठप पड़ जाती है। इंसान अपने पैर के पंजे को ऊपर की तरफ नहीं उठा पाता। मेडिकल भाषा में इसे फुट ड्रॉप कहते हैं। फुट ड्रॉप? जरा सोचिए, जब हम चलते हैं तो पैर को आगे बढ़ाते समय हम स्वाभाविक रूप से अपने पंजों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि वो जमीन से न टकराएं। बिल्कुल, हम बिना सोचे ऐसा करते हैं। लेकिन फुट ड्रॉप में इंसान ऐसा नहीं कर पाता। उसका पैर जमीन पर घिसटता है और उसे चलने के लिए अपने घुटने को बहुत ऊंचा उठाना पड़ता है, जैसे कोई कदम ताल कर रहा हो। सही कहा आपने। इसके अलावा डॉक्टर्स जो एक्लीज जर्क और प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं ना, वो हथौड़ी से घुटने या टखने पर मारकर जो नर्व की जांच करते हैं। हाँ वही, वो रिफ्लेक्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। एक मिनट, मैं इन नोट्स को बहुत ध्यान से देख रहा हूं और मुझे यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, नोट्स कहते हैं कि मुख्य नर्व कटने के बाद हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल हो जाती हैं।
लेकिन फिर आगे लिखा है कि इसके बावजूद घुटने को मोड़ने की एक कमजोर सी क्षमता बची रहती है। अब इसका क्या लॉजिक है? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब जब फाइबर ऑप्टिक केबल ही कट गई है, सारी हैमस्ट्रिंग मसल्स ठप पड़ गई हैं, तो ये हरकत कहाँ से आ रही है? क्या शरीर के नर्व सिस्टम में कोई ब्लूटूथ कनेक्शन भी लगा है? ब्लूटूथ कनेक्शन तो नहीं, लेकिन आप इसे शरीर का इमरजेंसी बैकअप जनरेटर जरूर कह सकते हैं। इमरजेंसी बैकअप जनरेटर शरीर के अंदर, ये कैसे काम करता है? ये शरीर के इवोल्यूशन की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। प्रकृति ने इतना भारी दांव सिर्फ एक केबल पर नहीं लगाया है। अच्छा, जब साइटिक नर्व काम करना बंद कर देती है, तब भी दो मांसपेशियां ऐसी हैं जो इस केबल के भरोसे नहीं बैठी हैं। वो कौन सी है? पहली है सार्टोरियस, जो पैर के आगे वाले हिस्से की नर्व यानी फेमोरल नर्व से अपना सिग्नल लेती है, और दूसरी है ग्रासिलिस, जो जांघ के अंदरूनी हिस्से की ऑब्टुरेटर नर्व से जुड़ी होती है। कमाल है। ये दोनों मांसपेशियां घुटने के जोड़ के पास से गुजरती हैं और उसे मोड़ने में मदद कर सकती हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक मेन सिस्टम फेल होने पर एक पूरी तरह से अलग सिस्टम बैकअप का काम करने लगता है। बिल्कुल, ये एवोल्यूशन का एक शानदार डिफेंस मैकेनिज्म है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले अगर किसी शिकारी संग्रहकर्ता को जंगली जानवर के हमले में जांघ के पीछे गहरी चोट लग जाए और उसकी साइटिक नर्व कट जाए, तो वो वहीं गिरकर पूरी तरह से लाचार ना हो जाए। एकदम सही, वो कम से कम अपने पैर को थोड़ा बहुत घसीटकर या मोड़कर किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। यही वो कमजोर सी हरकत है जो इंसान की जान बचा सकती है। ये प्रकृति की कितनी स्मार्ट इंजीनियरिंग है। तारों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और बैकअप जनरेटर की ये व्यवस्था वाकई बेजोड़ है। लेकिन कोई भी मशीन, चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, बिना ऊर्जा या ईंधन के तो नहीं चल सकती ना। बिल्कुल नहीं चल सकती। इन नर्व्स और मांसपेशियों को भी अपना काम करने के लिए और जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर प्लम्बिंग सिस्टम फेल हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी काम की नहीं रहेगी। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। और यहीं से हमारी ये चर्चा एनाटॉमी के प्लम्बिंग सिस्टम पर शिफ्ट होती है। हमारी मेन पाइपलाइन यानी फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी पैर की सबसे प्रमुख रक्तवाहिका है। ये सुनिश्चित करती है कि पैर की हर कोशिका को ताजा ऑक्सीजन और पोषण मिलता रहे। तो ये एक तरह से ईंधन की पाइपलाइन है। बिल्कुल, इसके दबाव और बहाव के बिना पैर के टिश्यू बहुत जल्दी मरना शुरू कर देंगे। अगर मैं एनाटॉमी के नजरिए से सोचूं तो धड़ से पैर में रक्त पहुंचाने के लिए इस पाइपलाइन को एक खास जंक्शन पार करना होगा। नोट्स में इसे मिड इंग्विनल पॉइंट कहा गया है। जी, मिड इंग्विनल पॉइंट। ये बिल्कुल तर्कसंगत लगता है क्योंकि यही वो जगह है जहां पेट का निचला हिस्सा जांघ से जुड़ता है और यहां से ये जांघ के अंदरूनी तरफ के रास्ते नीचे जाती है। सही कहा। और जैसे जैसे ये आर्टरी नीचे जाती है, ये कई शाखाएं देती है। नोट्स में इन्हें सुपरफिशियल और डीप शाखाओं में बांटा गया है। मुझे ये सुपरफिशियल और डीप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक इंडस्ट्रियल शहर के पाइपलाइन सिस्टम जैसा लग रहा है। वो कैसे? देखिए, सुपरफिशियल शाखाएं जैसे कि सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक या सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, ये वो छोटी पाइपलाइन हैं जो घरों में पानी पहुंचाती हैं। बहुत खूब। यानी इनका काम है त्वचा और बाहरी सतह को रक्त देना ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल, आप एकदम सही सोच रहे हैं। और डीप शाखाएं? डीप शाखाएं वो हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल पाइप्स हैं जो भारी फैक्ट्रियों को सप्लाई देते हैं। हाँ, नोट्स में एक नाम बहुत प्रमुखता से दिया गया है, प्रोफुंडा फेमोरिस। ये कोई आम शाखा तो नहीं लगती? जी नहीं, प्रोफुंडा फेमोरिस जांघ की मुख्य गहरी आर्टरी है। प्रोफुंडा का मतलब ही शायद गहरा होता है। हाँ, लैटिन में प्रोफुंडा का मतलब गहरा होता है। ये जांघ की हड्डी यानी फीमर के बेहद करीब से गुजरती है। अच्छा, हड्डी के पास से। और जांघ की उन विशाल मांसपेशियों को भरपूर ऑक्सीजन सप्लाई करती है जो हमारे शरीर का सारा भारी काम करती हैं, जैसे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स। मतलब जब कोई इंसान तेज दौड़ता है या भारी वजन उठाता है तो इन मांसपेशियों को भारी मात्रा में ईंधन चाहिए होता है। बिल्कुल, और ये डीप आर्टरी उन्हें परफोरेटिंग शाखाओं के जरिए वो ईंधन देती है। ये तो कमाल का डिजाइन है। भारी काम करने वाली फैक्ट्रियों को अंदर गहराई में छुपा कर रखा गया है और उन्हें एक सुरक्षित पाइपलाइन दी गई है। एकदम सही। लेकिन नोट्स में आगे जो लिखा है वो एनाटॉमी के सबसे बेहतरीन चमत्कारों में से एक लगता है मुझे। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? फेमोरल आर्टरी जांघ के पिछले हिस्से तक पहुंचने के लिए एक बहुत अजीब सा रास्ता चुनती है। ओ, आप एडक्टर मैग्नस मांसपेशी के छेद की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही। फेमोरल आर्टरी पैर के आगे और अंदरूनी हिस्से से शुरू होती है, लेकिन घुटने तक पहुंचते पहुंचते इसे पैर के पिछले हिस्से में जाना होता है। जी हाँ।
और इसके लिए ये एक विशाल मांसपेशी जिसे अडक्टा मैग्नस कहते हैं, उसके बीच बने एक छेद या टनल से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही। और जैसे ही ये उस छेद को पार करके घुटने के पीछे के गड्ढे यानी पॉप्लेटल फोसा में पहुंचती है, इसका नाम बदलकर पॉप्लेटल आर्टरी हो जाता है। हाँ, नाम बदल जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये इतना जटिल रास्ता क्यों चुनती है? ये सीधे बाहर से क्यों नहीं चली जाती? इसके पीछे प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग काम कर रही है। जरा सोचिए, इंसान का घुटना कैसे मुड़ता है? वो पीछे की तरफ मुड़ता है। बिल्कुल। अब अगर ये मेन पाइपलाइन घुटने के आगे से गुजरती, तो हर बार जब कोई घुटने के बल बैठता या उसे मोड़ता, तो ये पाइपलाइन खिंच जाती या फिर कट जाती। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर ये पैर के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में रहती, तो दोनों पैरों के आपस में रगड़ने से कुचल जाती। हाँ, मतलब डैमेज होने का पूरा चांस था। इसीलिए इवोल्यूशन ने इसे जांघ के ऊपरी हिस्से में आगे रखा, जहां ये पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक है। फिर इसे मांसपेशी के एक छेद से गुजार कर घुटने के ठीक पीछे उस सुरक्षित और खोखले गड्ढे में पहुंचा दिया, जहां इसे मुड़ने या कुचलने का कोई खतरा नहीं है। क्या बात है। और ये जो नाम बदलने वाली बात है ना, ये सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक राज्य के बॉर्डर को पार करके दूसरे सुरक्षित राज्य में जाने जैसा है। मतलब एक राज्य का बॉर्डर पार किया और हाईवे का नाम बदल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पाइपलाइन वही है, ईंधन वही है, ये सब कितना ज्यादा व्यवस्थित है। एक तरफ वो 2 सेंटीमीटर मोटी सियाट्रिक नर्व है जो एक ट्रंक केबल की तरह करोड़ों सिग्नल्स भेज रही है और अपना बैकअप सिस्टम भी तैयार रख रही है। जी हाँ। और दूसरी तरफ ये फेमोरल आर्टरी है जो किसी भी मैकेनिकल डैमेज से बचते हुए गहराई से होकर भारी मात्रा में ऊर्जा पहुंचा रही है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियरिंग का ऐसा बेजोड़ संगम है जिसे आज तक कोई भी इंसान द्वारा बनाई गई मशीन पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाई है। ये बात तो 100% सच है। आज हमने सुरक्षित इंजेक्शन की जगहों के पीछे का विज्ञान देखा, इमरजेंसी बैकअप मसल्स का कमाल देखा और रक्त की उन गहरी सप्लाई लाइनों का रास्ता समझा जो हमें लगातार चलते रहने की ताकत देती हैं। ये सच में एक आंखें खोलने वाला अनुभव रहा है मेरे लिए। मेरे लिए भी। इन एनाटॉमी नोट्स को इतनी गहराई से डिकोड करने के बाद ये बात तो साफ है कि इंसान का शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक विचार अटक गया है जिसे मैं यहाँ सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या विचार है? जरा इस पूरी तस्वीर पर एक साथ गौर कीजिए। आज हमने जाना कि साइटिक नर्व पूरे शरीर की सबसे मजबूत, सबसे चौड़ी और सबसे बड़ी नर्व है। हाँ, अंगूठे जितनी मोटी। बिल्कुल। और ये हमारे शरीर के सबसे भारी अंगों को चलाने की ताकत रखती है। हम इस केबल के जरिए ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, लेकिन इस विशाल केबल का असली कंट्रोल कहाँ है? हमारी रीढ़ की हड्डी के पास। सही कहा। अब अगर वहां मौजूद एक छोटी सी कार्टिलेज की डिस्क जो शायद कुछ मिलीमीटर की ही होगी, बस अपनी जगह से जरा सी खिसक जाए, मतलब स्लिप डिस्क हो जाए। हाँ, महज 1 मिलीमीटर की वो खिसकी हुई डिस्क इस पूरी की पूरी विशाल केबल को हमेशा के लिए ठप कर सकती है। ये सच में खौफनाक है। वो इंसान के पूरे पैर को भयानक दर्द से भर सकती है या उसे हमेशा के लिए सुन्न कर सकती है। ये एक बहुत ही गहरा और डराने वाला विरोधाभास है। और यही तो सोचने पर मजबूर करता है। मानव शरीर का ये ढांचा बाहर से जितना मजबूत और ताकतवर दिखता है, वो हकीकत में अंदर से एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पर कितनी नाजुक डोर से बंधा है। बहुत नाजुक डोर है ये। इतनी भारी और शक्तिशाली मशीनरी और उसे जमीन पर गिराने के लिए पीठ के निचले हिस्से में मौजूद सिर्फ एक छोटी सी खिसकी हुई डिस्क काफी है। बिल्कुल। इंसान का पूरा अस्तित्व, हमारी सारी गतिशीलता इसी नाजुक और ताकतवर संतुलन पर टिकी है। मैं चाहूंगा कि कोई भी अगली बार जब अपना कदम आगे बढ़ाए तो शरीर के इस खामोश लेकिन शानदार संतुलन को जरूर महसूस करें। ये बहुत ही शानदार विचार है। शरीर की ये बेतहाशा मजबूती और इसकी ये छुपी हुई नाजुकता, इन दोनों का ये रिश्ता ही तो हमें इंसान बनाता है। आज के इस विस्तृत और गहराई भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक नए ब्लूप्रिंट और कुछ नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे। गहराई में उतरते रहिए।